नमस्कार, स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने शिक्षित आजमगढ़ परिवार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ हम लोग प्रतिदिन ग्रुप डिस्कशन के तौर पे शिक्षा को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं और हमारे सहयोगी बने हैं हमारे विद्यार्थी, हमारे शिष्य। तो आज पहली बार हिंदी का क्लास आपको ग्रुप डिस्कशन के रूप में देखने को मिलेगा, जिसमें शामिल हुए हैं। मैं एक एक का परिचय अपने हिसाब से दे देता हूँ, फिर ये लोग खुद ही अपना परिचय देंगे। मंजीव कुमार पाल जी हैं, माया जी हैं, वंदना जी हैं और संजू जी हैं। हमारे दाएं साइड में आप देख सकते हैं रोहित कुमार जी हैं और बाएं साइड में हैं सतीश। यहाँ जो है रंजना जी हैं, रीना जी हैं और प्रियंका जी, साथ ही साथ इंदु जी हैं। आप सभी लोगों से मैं चाहूँगा कि आप सभी मनोयोग से तैयार होकर बैठे हों। उम्मीद है कि आप सभी पूरी तरह वाद विवाद के लिए तैयार हैं। बोलिए हाँ या ना। तैयार हैं तो ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए। जो आज हमारा विषय है, पीछे आप सभी देख पा रहे हो, भाषा शब्द की उत्पत्ति यहाँ लिखा है। खैर, हमारा जो मूल उद्देश्य होगा, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा का विकास कैसे हुआ और हिंदी को भाषा के रूप में यहाँ तक आने के लिए क्या क्या संघर्ष करने पड़े, हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। जहाँ तक हो सकेगा आज करेंगे, नहीं तो पार्ट 2 भी लेके आएंगे। वैसे कोशिश रहेगी सीमित शब्दों में आज की क्लास में ही हम भाषा की उत्पत्ति को समेटने की कोशिश करेंगे। तो सीधे सीधे मैं शुरुआत करता हूँ अपने दाई दिशा से ही। दाई दिशा शुभ मानी जाती है। तो सर्वप्रथम मैं समर्पित करता हूँ ये माइक अपने प्रिय शिष्य रोहित जी को। चाहता हूँ आप अपना परिचय देने के साथ ये भी बताएं कि भाषा क्या है। जी, थैंक यू सर। सर, मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं हिंदी से एमए कंप्लीट हूँ। आर्यन एकेडमी में नेट की तैयारी के लक्ष्य से आपके मार्गदर्शन में हूँ। और बात अगर भाषा की करें तो भाषा संस्कृत के भाष धातु में आ प्रत्यय के योग से बना है, जिसका मतलब होता है बोलना या कहना। साफ शब्दों में हम एक कहें तो कह सकते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, समष्टि रूप से उसको हम भाषा कहते हैं। रोहित जी, आपने कहा है कि ये संस्कृत भाषा के जी भाष धातु से बना है। जी तो मैं आपसे जान सकता हूँ कि धातु क्या होती है। जी जी, बिल्कुल जान सकते हैं। जी, धातु मतलब धातु वो होता है जिसमें कोई शब्द लगाकर उसे क्रियान्वित किया जाता है, जिससे किसी नए शब्द का निर्माण किया जाता है। हम कह सकते हैं धातु एक मूल शब्द होता है। जी बिल्कुल। क्या आप में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं धातु के विषय में कोई कुछ बताना चाहेंगे, वास्तव में एक शब्द में समेटना हो कि धातु क्या है। सतीश, तो सतीश आप अपना पहले परिचय भी दे दें, साथ ही साथ ये बताएं धातु क्या है। सर, मेरा नाम सतीश कुमार यादव है और मैं एमए श्री पंडित रामकृष्ण राजकीय पीजी कॉलेज अंबेडकर नगर से किया हूँ। और मैं बीएड सिंगारी देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन रामनगर से मैंने बीएड किया है। और मैं आपके शरण में रहते हुए आर्यन एकेडमी से मैं टीजीटी की तैयारी करता हूँ। तो एक मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है, आपको पता कैसे चला कि आप अदर डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए फैजाबाद से हैं, अंबेडकर नगर से हैं, तो आपको पता कैसे चला कि आजमगढ़ में प्रवक्ता के लिए तैयारी करवाई जाती है। सर, मैंने पहले जब शुरू शुरू में तो हमने टेट की तैयारी किया। फिर जब आपने शुरू में टीजीटी का पढ़ाने के लिए प्रारंभ किया तो मैंने आपके द्वारा ही शुरू में सबसे पहले हमने आपसे ही पढ़ना प्रारंभ प्रदान किया। तो आप बताएंगे धातु क्या है। जी, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। बहुत अच्छा, अच्छा जवाब, आगे जवाब। इन्होंने बहुत सही जवाब दिया है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। तो मैं अगला प्रश्न करना चाहूंगा संजू से। जी, थैंक आप यू अपना सर। परिचय दीजिए फिर मैं प्रश्न। मेरा नाम संजू आर्या है। मेरी शैक्षिक योग्यता श्री गांधी पीजी कॉलेज से मैंने एमबीए एमए कर रखा और मैंने बीएड भी कर रखा है इस टाइम। और मैं हिंदी से पीजीटी की तैयारी के लिए आर्यन एकेडमी से जुड़ी हुई हूँ सर के ठीक, थैंक मार्गदर्शन में। यू। संजू, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाषा का विकास, जैसे कि हमारा जो टॉपिक भी है भाषा के विकास के विषय में समझना, तो आप सर्वप्रथम भाषा के रूप में किस भाषा को देखते हैं और उसका प्रमाण कहाँ से मिला। सर, भाषा सर्वप्रथम संस्कृत है और ऋग्वेद से मिला है इसका प्रमाण। और हिंदी में भाषा शब्द का सबसे प्रयोग सबसे पहले सरफुद्दीन जैदी ने किया था। अगला प्रश्न वंदना जी आपसे है कि आप ये बताइएगा कि भाषा के विकास क्रम को जब हम ध्यान में रखते हैं, तो क्या हिंदी से पहले कोई भाषा विकसित थी या फिर संस्कृत के बाद तुरंत हिंदी का विकास हो गया। मैं वंदना गुप्ता बीए और एमए हिंदी से हूँ आजमगढ़ से। और
सर के उसमें मैं पीजीटी की तैयारी कर रही हूँ। सर भाषा की उत्पत्ति भाषा पहले कोई भाषा विकसित जी या डायरेक्ट संस्कृत? नहीं सर, पहले संस्कृत, फिर नहीं सॉरी सर, पहले अभ्रंश, फिर पाल, फिर प्राकृत, फिर अभ्रंश, उसके नहीं, बाद हिंदी। गलत हो गया। संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत के बाद। जी तो हमारा प्रश्न ये था, क्या हिंदी से पहले कोई भाषा विकसित हुई? हिंदी की पहले सर संस्कृत थी ना। मायागिरी, मैंने हिंदी विषय से एमए किया है और इस टाइम मैं टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ आर्यन एकेडमी बाली मोड़ से। और सबसे पहले भाषा संस्कृत भाषा का विकास हुआ था और उसका प्रमाण हमारे भारत मतलब उसका विकास भी हमारे भारत देश से ही हुआ था और उसका सर्वप्रथम प्रमाण ऋग्वेद से मिला था, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व। हमने ये प्रश्न ये था कि हिंदी भाषा से पहले हमारे समाज में कौन सी भाषा विकसित थी, तो यही मैं जानना चाहता हिंदी भाषा से पहले अपभ्रंश भाषा थी। हिंदी भाषा से पहले अपभ्रंश भाषा थी। अपभ्रंश का समय है 500 से 1000। अगला प्रश्न है हमारा इंदु जी आपसे। अपभ्रंश के क्या कुछ भाग भी हुए थे क्या, या ये कई भागों में टूटा था, ऐसा कुछ? सर हमारा नाम इंदु यादव है। हमने बीए काशी विद्यापीठ से किया हुआ है और एमए पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से। अब इस समय हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं आर्यन एकेडमी बावली मोड़ से। सर 7 अपभ्रंश के 7 भाग थे। मेरा नाम प्रियंका है। मेरा नाम प्रियंका है और मेरा बीएड कंप्लीट है और इस समय एमए पढ़ रही हूँ और टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए सर से आर्यन एकेडमी में पढ़ रही हूँ। और जैसा कि मेरा प्रश्न है, मेरा जवाब है अपभ्रंश के 7 भाग हैं जी। सौर सैनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, पैसाची, ब्राचड अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। और अगला प्रश्न हमारा आप लोगों से है कि संस्कृत के बाद कौन सी भाषा समाज में विकसित हुई, या संस्कृत के बाद वह कौन सी भाषा थी जिसे समाज ने अपनी मुख्य भाषा के रूप में अपनाया। ये प्रश्न है हमारा रंजना जी से। मेरा नाम रंजना यादव है, मैं हिंदी से एमए हूँ और मैं सर के सानिध्य में इस समय टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रही हूँ। तो सर जैसा कि सर क्या बोले हैं, संस्कृत के बाद पाली भाषा का जन्म हुआ था। पहले संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है और फिर इसके बाद हिंदी का हमारा जन्म हुआ। तो पाली का समय है 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी। तो और पाली भाषा को बौद्धों की भाषा कहा जाता है। इसे जैनों की भाषा भी जातकों की भाषा कहा गया है। इसमें इसे प्रथम देसी जन भाषा। आपने बताने का अच्छा प्रयास किया, कुछ चूके हो गई, जैसे कि इसको जो बौद्धों की भाषा के साथ साथ इसको जातक कथाओं की भाषा कहा जाता है। मैं जानना चाहूंगा सतीश से कि जातक कथाओं की भाषा क्यों कहा जाता है और ये जातक कथा क्या है? जो पाली भाषा में त्रिपिटक की रचना हुई, त्रिपिटक जो पाली भाषा को बढ़ाने के लिए त्रिपिटक की रचना की गई जी। और इसमें 3 त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये जातक कथा बताइए क्या है, जैसे भगवान बुद्ध के उपदेश आदि या क्या? भगवान बुद्ध के उपदेशों का जो संकलन किया गया है जी। वही उसी को सर जातक कथाओं के रूप में लिखा गया है। कोई और जातक कथा के विषय में कुछ बताना चाहेंगे आप में से, कोई भी अपने से स्वेच्छा से?
अभी नहीं, दो लोगों का परिचय भी नहीं हो पाया है, तो मैं चाहता हूँ ये लोग भी परिचय दे लें, फिर इसके बाद मैं ऐसा प्रश्न पूछूं कि कोई अपनी स्वेच्छा से जवाब दे सके। तो पहले वीना जी आप अपना परिचय दें और साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि बोलियों का जन्म कैसे हुआ। मेरा नाम रीना यादव है। मैं बीएड एमए हूँ और इसमें टीजीटी हिंदी से आर्यन एकेडमी वाली मोड़ पे तैयारी करती हूँ। तो जैसा कि सर ने कहा, क्या क्वेश्चन पूछे? बोलियों का जन्म। बोलियों का जन्म जो है हमारी भाषाओं में, जिसे अपभ्रंश जो भाषाएं साथ पैदा हुई हैं, उसमें जो उपभाषाएं मिलती हैं उन भाषाओं से हुआ है। जैसे आपका राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। मैं चाहूंगा कि मंजीव आप अपना पूरा परिचय दें और साथ ही बताएं कि हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी है। सर धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं मंजीव कुमार पाल और शिक्षित आजमगढ़ यूट्यूब चैनल से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और अभिनंदन करते हैं। मेरी शिक्षा एमए बीएड है। मैं आर्यन एकेडमी का छात्र हूँ। जो कि प्रश्न है कि बोलियों की संख्या कितनी है। बोलियों की संख्या सर 18 है, लेकिन अन्य राज्यों में 17 भी मानी जाती है। अगर विकल्प में 17 है तो 17 भी मानी जाती है, लेकिन यूपी में 18 मानी जाती है। अच्छा प्रयास आप लोगों का है। अभी तक तो हम सबका ये परिचय चल रहा था, कोई विशेष प्रश्न नहीं आया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रुप डिस्कशन है। ग्रुप डिस्कशन में कोई एक व्यक्ति बोले या किसी एक से पूछा जाए ऐसा आवश्यक नहीं, मैं समझता हूँ। ये तो मैं ऐसे मजाक में एक छोटे छोटे प्रश्न आपको देता गया कि आपको लगे कि हाँ आपसे कुछ पूछा जाएगा। अब सीधे सीधे मैं मुद्दे पे आता हूँ। मैं कुछ प्रश्न बोलता जाऊंगा जिसका जवाब आपको देना है। साथ ही साथ आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आप हमसे भी ले सकते हैं, या हम दोनों एक दूसरे से चर्चा करेंगे। यहाँ हर व्यक्ति प्रश्न करता है और हर व्यक्ति जवाब दे भी है। जिसके मन में भाषा की उत्पत्ति को लेकर जो भी प्रश्न उठता हो वो पूछ सकता है, और जिसको उसका जवाब पता होगा वो उसका जवाब देगा। तो सबसे पहले मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं आप सभी के बीच में, हिंदी को भारत की राजभाषा कहा जाता है, तो क्यों राजभाषा कहा जाता है? आप में से कौन जवाब देना चाहेगा? मैंने हिंदी को भारत की राजभाषा क्यों कहा जाता है? कोई हाथ उठाइए, तुरंत माइक पकड़िए कि मैं अपने से पकड़ा दूं किसी को। सर हिंदी जो है, अगर किसी भी क्षेत्र का ये राज्य भाषा जो होती है, राज्य भाषा अपने राज्य में ही सीमित होती है। लेकिन राजभाषा जो है वो जब किसी भी बहुसंख्यक राज्यों के द्वारा, बहुत अधिक लोगों के द्वारा और सरकारी का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 का में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। जिसमें कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा उसकी लिपि देवनागरी होगी। और इसके राजभाषा के विषय में कुछ आपने पता? कोई बात। भारतीय भाषा के विकास और उद्भव के विषय में आप अपने से, किसी को ऐसा लगता है कि उससे अगर कुछ नॉलेज है तो शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत सीमित शब्दों में उसे व्यक्त करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, संस्कृत से लेकर टोटल कोई भी जो करना चाहें। सर सबसे पहले हमारी संस्कृत भाषा का उद्भव हुआ। संस्कृत को आदि भाषा या देववाणी कहते हैं। संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। और इसमें संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत चारों हमारे वेद आते हैं। और उत्तर वैदिक संस्कृत का समय जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक संस्कृत का समय जो है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो उत्तर वैदिक संस्कृत के अंतर्गत हमारी रामायण की रचना हुई, जिसे रामायण को आदि काव्य कहते हैं। और महाभारत की रचना हुई, महाभारत का एक उपनाम जय संहिता भी कहते हैं।
इसमें रामायण, महाभारत, उपनिषद, आरण्यक, कल्प आदि अनेक ग्रंथों की रचना की गई। इसके बाद हमारी पाली भाषा की उत्पत्ति हुई। पाली भाषा की समय जो है 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी। पाली भाषा को बौद्धों की भाषा, जातकों की भाषा, प्रथम देसी जनभाषा, आगे और कोई इनके आगे बोलना चाहिए? और इसके बाद तब फिर प्राकृत का समय जो है, इसके आगे आप क्या समय है सर? प्रथम से 500 से प्रथम प्राकृतिक भाषा वो जैनों की प्रथम से 500 ईस्वी, और इन्हें जैनों की भाषा कहते हैं, मलक्षियों की भाषा कहते हैं, और प्राकृतिक भाषा को जैन तीर्थंकरों की भाषा कहते हैं। और इसके बाद प्राकृतिक भाषा के बाद आता है अभ्रंश। अभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी, और इसको अभ्रंश को पुरानी हिंदी भोला शंकर राहुल संस्कृत्याय ने कहा था। अभ्रंश को पुरानी हिंदी राहुल संस्कृत्याय ने कहा था, और अभ्रंश को उत्तर अभ्रंश को पुरानी हिंदी गुलेरी जी ने कहा था। और इसके बाद अभ्रंश के बाद आती है हिंदी। तो हिंदी का समय है 1000 ईस्वी पूर्व। अभ्रंश तक इन्होंने बताया है। कुछ चीजें जो छूट गई हैं, जैसे छूट गई मतलब ये है कि पाली भाषा का जहाँ जिक्र हुआ, पाली के बाद हम सीधे प्राकृत पे आ गए। क्या पाली का हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं है क्या, या फिर सामाजिक रूप से क्या महत्व है? इसको कोई दर्शाने की कोशिश करिए। बोलिए। सर, पाली भाषा को गांव की भाषा भी माना गया है, जिसको बोलने देसी भाषा भी कहा गया है, प्रथम देसी भाषा। और यह भाषा बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बौद्ध धर्मायुओं द्वारा उपदेश दिए गए। बात हम अभ्रंश की करें, सब प्राकृत पे मैं विशेष चर्चा पाली पर नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो अभ्रंश को हम पकड़ सकते हैं। अभ्रंश के उत्तरवर्ती रूप से जो है हिंदी का विकास हुआ, क्योंकि हमारे लिए हिंदी ही महत्व रखता है विशेष करके। उसको शुक्ल जी ने प्राकृताभास कहा था, शायद इसीलिए कहा था क्योंकि उनको पाली और प्राकृत से कुछ चीज़ें हिंदी में तब्दील की गई हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए जो रचनाएँ हिंदी में हुई हैं अभी तक की, उसमें बहुत सी ऐसी रचनाएँ हैं जो पाली से भी मिलती हैं, प्राकृत से भी मिलती हैं। भोला शंकर व्यास ने उसको अवहट्ट नाम दिया, क्योंकि अवहट्ट का मतलब सर बिगड़ा हुआ रूप होता था। उसे टूट फूट कर ही अभ्रंश में 7 तरह की उपभाषाएँ निकली, 5 तरह की उपभाषाएँ निकली, जिससे बोलियों का विकास होता है। डॉक्टर नगेंद्र जी 17 बोलियाँ मानते हैं आपके। तो हम ये कह सकते हैं कि अभ्रंश की उत्तरवर्ती रूप में, यानी 1000 से लेकर जो 1100 ईस्वी का समय होता है, वो हमारे हिंदी के क्षेत्र में आते हैं। और जैसा कि संजू जी ने बताया अभी हाल ही में कि हिंदी में रचना, हिंदी भाषा के लिए भाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था उन्होंने सरफुद्दीन यजदी, उनकी एक रचना आती है जफरनामा सर 1441 के आसपास में मेरे ख्याल से आती है, उसमें उन्होंने किया था। अगर हम बात करें दक्षिण भारत में तो मुल्ला वजही जी हैं ही, और अगर हिंदी की बात कर लें तो अमीर खुसरो आते हैं हमारे, जो प्रथम साहित्यकार ही माने जाते हैं खड़ी बोली के। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा सर, मेरा एक प्रश्न है कि कुछ अंधविश्वास है या कैसे है कि लोग बोलते हैं कि जो है भाषा जो है कुछ दैवी शक्ति है, क्या ऐसा कुछ है? जी बता। जी सर, क्या ये मैं आज ही पढ़ा हूँ तो मैं जानना चाहूँगा। जी। भाषा दैवी शक्ति नहीं है जी, नेचुरल है, प्राकृतिक है। जी। जैसे कि अगर आपको याद होगा तो मैंने क्लास में पढ़ाते समय भी बताया है कि जब किसी बालक का जन्म होता है जी, तो क्या कोई उस बच्चे को सिखाता है कि बेटा तुम्हारा जन्म हो गया, तुम ऐसे रहो, ऐसे रहो, ऐसे रोदन किया जाता है? दैवी तो नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो देवताओं को नहीं मानते हैं। जी, ये हमारा समाज हर प्रकार के लोगों से बना है। जी, तो हमारी समाज की एक विशेषता रही है, जिन चीजों को हम पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पाते थे। जैसे हमारे प्राचीन काल की बात करें, माता पिता जैसे हमारे हैं, उससे बाबा थे, दादी थे, ऐसे पुरानी पीढ़ियों में हम होते चले जाएं तो सदियों पीछे अगर हम जाएंगे तो एक चीज वहां हमको देखने को मिलता है कि हमारे पूर्वज जिन चीजों को सरलता से अपने लोगों में व्यक्त नहीं कर पाते थे, उसको देवताओं के ऊपर लगा देते कि ये देवताओं के द्वारा प्रेरित है। जैसे कि ये साधारण तौर पे बता पाना तो इतना आसान नहीं है कि किसी भी भाषा का जन्म सर्वप्रथम कैसे हुआ, कब हुआ।
तो लोगों ने कहा कि ये देवताओं की देन है। हालांकि दैवी शब्द का प्रयोग करना अनुचित नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति देवताओं को ना मानता हो वो हमारी बात को झूठा कहेगा, तो हम इसे प्राकृतिक कह सकते हैं। सर्वप्रथम कोई भी व्यक्ति बोला होगा तो प्रकृति की देन है। अब प्रकृति को ही कुछ लोग देवता मानते हैं, कुछ लोग प्रकृति मानते हैं। इसको तो इतना सुनने में जितना आसान है, स्पष्ट कर पाना इतना आसान है नहीं। फिलहाल मेरा जो प्रश्न आप लोगों से था वो यह था कि पाली भाषा का महत्व भाषा के रूप में क्या है। क्या पाली भाषा को आप लोग टाल रहे हैं? क्या कोई बताना चाहेंगे पाली भाषा के विषय में कि क्या है पाली भाषा? ये कैसे इतने अस्तित्व में आई? संस्कृत के बाद कैसी पाली भाषा आ गई? क्या इसके पीछे कारण था? मैं ये जानना चाहता हूं। आप में से कोई जो बताना चाहे, कोई बताना चाहेंगे? बताइए। जब किसी भी भाषा में क्लिष्टता होती है, लोगों को बोलने में क्लिष्टता, तभी कोई भाषा की उत्पत्ति होती है। जी। संस्कृत जो पढ़े लिखों विद्वानों की भाषा थी और इसी कारण सभी लोग इसको नहीं बोल पाते थे। बहुत अच्छा। इसके बाद सर धीरे धीरे कालांतर में परिवर्तन के स्वरूप एक नई भाषा उत्पन्न हुई, वो पाली आई। पाली भाषा जी ले आइए थोड़ा सा, हम इसको स्पष्ट करना चाहेंगे। साथियों, मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ जो एक ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, आज पहला क्लास है हिंदी का ग्रुप डिस्कशन का, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं कमियां रहेंगी, इसको धीरे धीरे सुधार किया जाएगा। और मैं जो देख पा रहा हूँ, आप लोग ग्रुप डिस्कशन करने के उद्देश्य से बैठे तो हैं, लेकिन डिस्कशन कर नहीं पा रहे हैं, जो कमियां हैं, और मैं इसको उजागर भी करना चाहता हूँ। इसे छुपाने से कोई फायदा है नहीं। तो आज आप पहले दिन क्लास में शामिल हैं, तो आप इस बात को महसूस कर पा रहे होंगे। कई बार आप लोगों के मन में जवाब तो है, लेकिन आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा है क्या? ये जो आपकी समस्या है, कब दूर होगी और कैसे बोलने से दूर होगी? लेकिन आप बोलेंगे कब? जब आपको इसका ज्ञान होगा। और ज्ञान कब होगा? जब आप इसका अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे पुस्तकों का। क्योंकि जैसे कि मैं हर बार कहता हूं, पुस्तक अंधेरों में प्रकाश है, अज्ञान तिमिर का घोर नाश है। पुस्तक सब नदियों में गंगा, तारक बीच चमकती चंदा। पुस्तक जीवन का दर्शन है, पुस्तक सुख दुख स्पर्शन है। पुस्तक में सब कुछ है, लेकिन हम उसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं। व्यक्त इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उसको पढ़ते नहीं, उसको समय नहीं देते हैं। जब जब मैं पाली शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो आप लोग अपभ्रंश या हिंदी की तरफ भाग जा रहे हैं। क्या मैं सही हूं? इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि भाषा की उत्पत्ति के लिए आप इच्छुक तो हैं जानने के, लेकिन आपने संस्कृत के बाद हिंदी को अपने दिमाग में बैठा रखा है। कोई बाबा होंगे, उनके बाद उनके जो पुत्र होंगे वो पिता होंगे, फिर वो हमारे पिता होंगे। यानी अगर हम हैं, हमारे पिता हैं, तब ना हमारे बाबा होंगे। आज हम हैं, हमारी माँ होगी, माँ से नानी होगी, नानी से नानी की माँ होगी। हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी संस्कृत की पुत्री नहीं है। उत्तराधिकारिणी अवश्य है, लेकिन पुत्री नहीं है। मैं जैसा कि कहता हूं, नतिनी है, नातिन या पोती कह सकते हैं। कैसे? जिस समय हमारे समाज में संस्कृत भाषा का वर्चस्व था, समाज के पढ़े लिखे लोग संस्कृत भाषा को बोला करते थे, तो क्या समाज के सभी लोग पढ़े लिखे रहे होंगे? कभी ऐसा हो सकता है कि समाज का प्रत्येक तबका एक साथ पढ़ा हो? संभव नहीं है। तो जिस समय पढ़े लिखे लोगों की भाषा संस्कृत थी, उस समय कम पढ़े लिखे लोगों की भाषा या अशिक्षितों की भाषा कह सकते हैं, वो पाली भाषा थी। लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि क्या अकस्मात ही पाली भाषा अस्तित्व में आ गई? तो नहीं। किसी भी भाषा के अस्तित्व में आने के पीछे किसी न किसी व्यक्ति का योगदान होता है। हमने एक नाम सुन रखा है, राजकुमार सिद्धार्थ। जिस समय राजकुमार सिद्धार्थ अपने धर्म से विमुख हो रहे थे, धर्म से मतलब वो गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर चुके थे, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उनके मन में अकस्मात ऐसा आता है कि अब हमें संन्यास ले लेना चाहिए। परिवार से दूरी बनाना चाह रहे थे। उस समय उन्होंने अपनी भाषा से भी दूरी बना लिया। अर्थात जो राजकुमार सिद्धार्थ राजसी जीवन बिताए थे, जिनकी शिक्षा दीक्षा उच्च कुलीन थी, उच्च विद्यालयों में हुई थी, वो राजकुमार सिद्धार्थ जब संन्यास में प्रवेश करते हैं तो उन्होंने अपनी मूल भाषा संस्कृत को भी छोड़ा। जैसे अपने जीवन के सुख वैभव को छोड़ा, पत्नी बच्चे को छोड़ा, उसी प्रकार अपनी भाषा को छोड़ा
और उन्होंने जो जनता की भाषा थी, उस समय के ग्रामीण अंचल की भाषा थी, जिसका नाम पाली हुआ करता था, उस भाषा को अपना लिया और अपने उपदेश को उस पाली भाषा में दिया, जिसके कारण ये पाली भाषा अस्तित्व में आई। परीक्षा में कई बार भी प्रश्न बन जाता है कि किस भाषा को प्रथम देसी भाषा के नाम से जाना जाता है। तो संस्कृत तो किताबों की भाषा हो गई, विद्वानों की भाषा हो गई, कोविदों की भाषा हो गई, पढ़े लिखे लोगों की भाषा हो गई। तो पाली भाषा ही एक ऐसी भाषा थी जो ग्रामीणों की भाषा थी, और वो पहली ऐसी ग्रामीणों की भाषा थी जिसने अपने ग्राफ को उठाया, जिसने अपने स्तर को उठाया और ऊपर बढ़ने का प्रयास किया, जनता की मूल भाषा बनी। पाली भाषा ही वह पहली ऐसी भाषा है जो संस्कृत के बाद किसी भाषा में कोई ग्रंथ लिखा गया। जैसे कि आपने अभी चर्चा में कहा त्रिपिटक, कई बार ये नाम आया। एक शब्द आपने बोला जातक कथा, इसको आप लोग स्पष्ट नहीं कह पाए। त्रिपिटक क्या है? भगवान बुद्ध के दिए गए उपदेशों का संग्रह ही तो त्रिपिटक है, या बौद्ध धर्मावलंबी संतों के द्वारा दिया गया, बौद्ध धर्मावलंबियों के द्वारा जो उनके धर्म के ऊपर कही गई बातें हैं, उसी को त्रिपिटक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया गया है। त्रिपिटक के अंतर्गत भी 3 पुस्तकें आ जाती हैं, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। लेकिन इन तीनों पुस्तकों को ही जातक कथा के नाम से जाना जाता है। जातक कथा क्या है, ये भी प्रश्न आया तो आप टालने लगे। टालना जवाब नहीं है, पढ़ना जवाब है। पढ़िए, अध्ययन करके आइए, ताकि ये पहला डिस्कशन है। हमारी चूकों का हमें पता चल रहा है, हमारी कमियों का हमें पता चल रहा है। जब आगे आप दूसरी बार डिस्कशन में शामिल हों तो आपके पास एक प्रश्न के जवाब हो। कोई भी प्रश्न मेरे मुंह से निकले या आपके मुंह से निकले, तो जितने भी प्रतियोगी यहाँ बैठे हैं, चर्चा पे लोग बैठे, सबके पास उसका जवाब होना चाहिए। जैसे हमसे पूछा जाए कि जातक कथा क्या, तो हम बता सकते थे बड़ी सरल भाषा में कि सर, जैसे कि किसी भी धर्म की बात किया जाए तो उसमें कोई एक व्यक्ति होगा जो उस धर्म में पूरी तरह अनुरक्त होगा, जिसे हम उस धर्म में संत कह सकते हैं, पीर कह सकते हैं, साधु कह सकते हैं, सन्यासी कह सकते हैं, पैगंबर कह सकते हैं, जो भी कहते हो। लेकिन प्रत्येक धर्म में ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे लोग जुड़े होते हैं जो धर्म का आचरण, आचार विचार अपनाते तो हैं, लेकिन वो गृहस्थ जीवन में भी होते हैं, अर्थात अपनी दिनचर्या गृहस्थों की तरफ करते हैं, लेकिन उनका जो मन धर्म की तरफ होता है। ऐसे लोगों को बौद्ध धर्म से जोड़ने के लिए जो उपदेश दिया गया, जो किसानों को, पशुपालकों को, आम जीवन जीने वालों को, गृहस्थ जीवन जीने वालों को बौद्ध धर्म के से जुड़े रहने के लिए जो नियम, आचार विचार, संस्कार व्यक्त किए गए, बताए गए, उसी को जातक कथा के नाम से हमारे समाज में जाना जाता है। मैं अगला प्रश्न पूछना चाहूंगा आप सभी के बीच में, या मैं एक एक का नाम लेके पूछ लूं, क्योंकि आप लोग अपने से उंगली उठा नहीं रहे कि मैं जवाब देना चाहता हूं। तो 1 क्वेश्चन 1 पॉइंट जवाब, पॉइंट में जवाब दीजिएगा। अपभ्रंश भाषा के कुल कितने भाग हुए? सर 7 में है। बहुत अच्छा। ये 7 भाग कौन कौन से हैं? सौरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, ब्राचड़, पैसाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी। गुड। सौरसेनी अपभ्रंश का जो प्रथम भाग आपने बताया, पश्चिमी क्या बोला, सौरसेनी अपभ्रंश बोला। सौरसेनी अपभ्रंश के कितने भाग हुए हैं? सर उसके 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से? पश्चिमी और राजस्थानी और गुजराती। खस अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ है? पहाड़ी हिंदी का, प्राचर का। नहीं, सही बताया आपने। पहाड़ी हिंदी आपने सही बताया था, बाद में आपने जवाब बदल दिया है। ब्राचड़ से किसका जन्म हुआ है? सिंधी भाषा का। सिंधी भाषा है या उपभाषा है? भाषा है। भाषा में और उपभाषा में कोई अंतर व्यक्त करना चाहेंगे आप लोग? भाषा और उपभाषा कोई बताना चाहेगा? चलिए ठीक है, अभी इसको टाल देते हैं, अगली क्लास के लिए तैयार करके आइएगा। अगला प्रश्न इंदु जी आपसे है, ये जो हम खड़ी बोली बोलते हैं, इस खड़ी बोली का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश। इस सौरसेनी अपभ्रंश से ऐसे डायरेक्ट या उसके पीछे कोई प्रोसेस रहा है? सौरसेनी से पश्चिमी। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ, और उसी से 5 भाषाएं, 5 बोलियों का जन्म हुआ, जिसमें कि ब्रज, बुंदेली, बांगरू और कौरवी और कन्नौजी। जी। तो ये कौरवी और खड़ी बोली में क्या कोई? जी।
कोई अंतर तो नहीं है, लेकिन खड़ी बोली का ही दूसरा नाम खड़ी बोली का ही दूसरा नाम है, जिसे कि राहुल शंकराचार्य ने खड़ी बोली नाम दिया। ये जो थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, खड़ी बोली का ही दूसरा नाम कौरवी है और कौरवी नाम दिया है पंडित राहुल शंकराचार्य जो हमारे आजमगढ़ के ही निवासी थे। अगला प्रश्न आपसे मैं करना चाहूंगा, माया, ये जाटू किस बोली को कहा जाता है? हरियाणवी में सर। हरियाणवी। तो हरियाणवी का जन्म सर हरियाणवी का जन्म पश्चिमी। वंदना जी आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां पैदा हुई और जो बोलियां पैदा हुई उनका जो हिंदी के क्षेत्र में या फिर साहित्य के क्षेत्र में क्या कोई विशेष योगदान भी रहा है क्या? पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां। इसमें साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान अवधी का सर। अवधी जी। क्या अवधी का कोई विशेष ग्रंथ आप बताना? अवधी का रामचरितमानस। रामचरित। जी। ये रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास। रामचरितमानस के कुल कितने कांड में? 7 कांड। क्या जी। सातों कांड को बता सकते हैं? जी। कौन? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। संजू, अवधि की बात इन्होंने किया। हमारी हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी में ब्रज भाषा का बड़ा योगदान दिखाई देता है हिंदी साहित्य में। क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि ब्रज भाषा का विकास कैसे हुआ है या इसका जन्म किस अभ्रंश से हुआ है, किस उपभाषा से हुआ है? सौरसेनी अभ्रंश से हुआ है, पश्चिमी हिंदी से। जी। तो क्या सौरसेनी से और भी कोई उपभाषाएं पैदा हुई? राजस्थानी, गुजराती, राजस्थानी भाषा, गुजराती भाषा। ये गुजराती भाषा है और राजस्थानी भाषा है, बोलियां हैं। बोली है या राजस्थानी हिंदी एक उपभाषा? जी, वो भाषा है। ये राजस्थानी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां पैदा हुई? क्या कोई और माइक नहीं चला सकता है इसके साथ? कोई आया? मारवाड़ी, मेवाती, वो चलाया कोई? मालवी, हाँ। जयपुरी। जी जी। अच्छा, इन्होंने बताया, रोहित जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी, तो क्या जयपुरी के कुछ और भी नाम बताए गए हैं क्या? जी सर, ढूढ़ारी का गया। जी। हड़ौती। जब हम हिंदी के विकास की बात करते हैं तो एक प्रश्न बड़ा लाजमी हो जाता है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? कौन बताना चाहेगा? हाथ उठाइए। फारसी भाषा का शब्द है सर। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, हिंदी के पहले रचनाकार कौन है? आपसे रावकाचार्य है रचना। पहले देवसेन। रचनाकार कौन? देवसेन। हिंदी के पहले रचनाकार कौन है? और कोई बताना चाहेगा? सरापा है। सरापा है। बहुत अच्छा जवाब है। हिंदी की पहली पुस्तक कौन है? जी, जिस रावकाचार्य 935। श्रावकाचार किसने लिखा है? कौन बताना चाहेगा? हाथ उठाइए, मैं दूंगा माइक। बहुत अच्छा, ये सबका जवाब आ गया। देवसेन तो मुझे किसी को देना नहीं है। बहुत अच्छा। चलिए ये बताइएगा, ये जो हिंदी शब्द है ये किस शब्द से बना है? फारसी शब्द से बना है। नहीं, किस शब्द से बना है? सिंधु शब्द से। इनका जवाब सही है, सिंधु शब्द से बना है। तो साथियों, आप सभी ने देखा कि आज जो चर्चा की गई ये हिंदी के मतलब कुल मिला के भाषा की उत्पत्ति पे था, किसी एक विषय का नाम नहीं था। हमने भाषा की उत्पत्ति को आज देखा। अब इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा भाषा के रूप और स्वरूप के तौर पे। तो क्या भाषा का रूप और स्वरूप आप में से कोई बताना चाहेगा? दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग हैं? रूप और स्वरूप में कोई अंतर? सब नाक कटाए हुए हो, एक को बता नहीं रहे हो। हाँ, आपका मौन आपके पढ़ाई के स्तर को बता रहा है कि आप लोग पढ़ाई को लेके कितने सचेत हैं। और ये जो वीडियो है ये आप लोग अपने परिवार वालों को अवश्य दिखाइएगा, ठीक ना? क्योंकि जो आज आपके बीच में डिस्कशन का विषय है वो हिंदी का पहला पाठ है, जो आपको मैंने पहले पाठ में पढ़ा है। उसको पढ़ाए लगभग 6-7 महीने हो गए, 25 बार रिवीजन करवाया गया, जिसको आप नकार नहीं सकते क्योंकि सामने मैं खुद ही बैठा हूं तो झूठ कैसे बोलिएगा, ठीक ना? करवाया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप लोग का जवाब नहीं आ रहा है। ये होता है ग्रुप डिस्कशन का फायदा। यहां प्रत्यक्षम किम प्रमाणम,
प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और आप सब बड़े खुशी मन से स्वीकार कर सकते हैं कि भाषा की उत्पत्ति आप सबका बहुत अच्छे से तैयार है। ये जो आपका वीडियो जाएगा आपके दोस्तों में, आपके यारों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके समाज में, आपके देश में, जो बच्चे देखेंगे, पूरे भारत के बच्चे देखेंगे, आज नहीं तो कल देखेंगे, वो आपके विषय में इतना समझेंगे कि आपने बहुत मेहनत से पढ़ाई किया है और आपको जो टास्क मिला है पढ़ाई का उसको इतने ईमानदारी से कर रहे हैं कि आप लोग का पहला पॉइंट भी तैयार नहीं है, पहला पार्ट भी नहीं तैयार है। कुछ कहना चाहेंगे? आप लोगों से अब मैं कुछ अलग प्रश्न पूछना चाहता हूं। भाषा की उत्पत्ति तो हो चुका जितना होना था, न जवाब देने का कारण क्या है? सर ऐसा नहीं है कि सर तैयार नहीं है, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि नर्वस हैं कि मतलब पहला अटेम्प्ट है हम कह सकते हैं, तो इसलिए। बाकी सब आपने पढ़ा है वो जवाब भी है माइंड में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। रूप और स्वरूप में अंतर भी है, ये भी पता है और आपने बताया भी है, स्पष्ट भी कर सकते हैं, बस वो पहला अटेम्प्ट के होने वजह से हम कह सकते हैं। हाँ नहीं, मैं सबके मन की बात जानना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है आज पहला है और पहली बार जब हम कोई काम करते हैं तो थोड़ा सा मायूसी होती है। और हाँ, नहीं पता था इन लोग को, ऐसा नहीं, सबको पता था। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो मेरा वाद विवाद होगा, जो चर्चाएं होंगी, ये अकस्मात होंगी। मैं उस पद्धति से थोड़ा अलग किस्म का इंसान हूं कि मैं आपको पहले से बताऊं कि इस पे चर्चा करेंगे। हमने अगर आपको हिंदी के लगभग 40 से 50 टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं तो उन 50 में से हम कोई अकस्मात पूछेंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप तैयार करके बैठे हैं कि नहीं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितना जवाब देना चाहते हैं। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे जो ऑडियंस है, जो बच्चे सुनेंगे, वो ये कह सकते हैं कि सर आपके स्टूडेंट जवाब नहीं दिए। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मैं उन बच्चों को एक कमेंट में जवाब दे दूंगा कि मेरे स्टूडेंट मन से पढ़ नहीं रहे। ये मुझे कहने में शर्म नहीं होगी। तो हाँ, तो मैं जानना चाहूंगा कि किस बात का डर है आपके मन में? बस आज पहला दिन है तो थोड़ा अंदर से है, मतलब क्वेश्चन आ रहा है लेकिन जैसे डर से निकल नहीं रहा है। मुझे पता था कि सरअप्पा, लेकिन मुझे बार बार याद आ रही थी कि पहली रचना श्रावकाचार्य, तो इसीलिए। आप क्यों नहीं बोल पा रही हैं? कारण बोलने का ना कारण ये है कि मतलब पहली बार है तो हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब किस तरह से बोलें। अंदर से तो क्वेश्चन आ रहा है लेकिन उसको सामने व्यक्त करने का मतलब वो प्रियंका, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा प्रियंका, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। आपने सबसे बेहतर जवाब दिया है, निस्संदेह आपने और सतीश ने, दोनों ने प्रदर्शन अच्छा किया है, उम्दा प्रदर्शन है और इससे हमें लगता है ये सब लोग भी सहमत होंगे। ये मेरा मत नहीं है, ये सामान्य मत है। आपकी पढ़ाई का ऐसा क्या तरीका है कि आप जितना भी बताई हैं कहीं एक जगह भी आप अटकी भटकी नहीं? क्या कोई विशेष तरीका है इन लोगों को आप बताना चाहें? नहीं सर, ऐसा कोई तरीका तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हम हाँ, लेकिन जब भी हम कल से अपना पूरा तैयार कर रहे थे जी। कितनी बार पढ़ा था? ज़्यादा नहीं, आज सुबह में देखे थे बस। इंदु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि आप जब पढ़ने आई थी हमारे यहाँ तो आपने बताया था, कुछ जवाब आपने दिए हैं, अभी आप बोल नहीं पा रही हैं, कहीं न कहीं डर है अंदर। क्या ऐसा आपको लग रहा है कि मेरे सर पे सींग है? भाई डर किस बात का है? या फिर कहाँ दिक्कत है? पढ़ाई में कहीं दिक्कत है, घर पे समय नहीं मिल पाता है, या फिर आप पढ़ नहीं रही हैं, या फिर आगे कैसे आप तैयार करेंगे? याद है पर पहली बार इसे कैमरे के सामने बोलने में थोड़ा डर लग रहा है। अगर मैं कैमरे को बंद करवा दूं और पूछना चाहूं तो दिक्कत नहीं है, तो जवाब नहीं है ना, आप बोलते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप लोगों का भाषा की उत्पत्ति को लेकर कोई ऐसा प्रश्न? सर हम ये पूछ रहे थे, खस को कोई मतलब किसी और नाम से जाना जाता है? पहली बात तो जब हम खस की बात करते हैं तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो विशेष कवि के जितने भी साहित्यकार हैं, खस को आप देखेंगे तो उन लोगों ने अभ्रंश के नाम को मानने से अस्वीकार कर दिया है। कई ऐसे मत, यहाँ तक कि डॉक्टर नगेंद्र आदि का मत भी आ जाता है। कई किताबें ऐसी हैं जो केवल 5 अभ्रंशों को व्यक्त करती हैं, केवल 5 अभ्रंशों को। तो खस को किसी और नाम से नहीं जाना जाता। कुछ लोग इसको पहाड़ी अपभ्रंश कह देते हैं,
लेकिन ऐसा कोई पहाड़ी अभ्रंश हमें अपने स्टडी पीरियड में मिला नहीं है, तो इसको आप खस अभ्रंश ही कहें, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। 5 मिनट अभी हमारे पास समय है क्योंकि अगली क्लास होने वाली है, तो ठीक है आप लोग अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। चलिए नहीं बताया, अच्छी बात है। सामूहिक तौर पे मैं जानना चाहूंगा, आप चारों से एक साथ थोड़ा सा अपनी गर्दन को पास करके बोल दीजिएगा, सबकी आवाज आए, ताकि आप ही बताइएगा कि आपका यहाँ बैठने का अनुभव कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा। आगे प्रयास ऐसा रहेगा कि इससे बेहतर हम लोग करें। सर आज इसमें बैठ के बहुत अच्छा लगा हमको ग्रुप डिस्कशन में, और अनुभव भी है। तो सर मेरा क्या हुआ कि पढ़ाई लेट से शुरू हुआ, अभी मैं 2 महीने से क्लासेस कर रही हूँ, उसके पहले का सारा चैप्टर मेरा छूटा हुआ था, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ और अचानक से यहाँ आना भी पड़ा। जी सर, और जब से आई हूँ तब से साहित्य का चल रहा है और उसके पीछे का कुछ पढ़ नहीं पाई। अच्छा लगा सर, ग्रुप डिस्कशन में आकर के बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे खेद आगे भी तैयारी करने के लिए मैं तत्पर रहूँगी। बस मुझे खेद है कि मैं अच्छे से वो नहीं कर पाई, लेकिन आगे से ऐसा रहेगा। रोहित, आपका अनुभव क्या है? जी बिल्कुल, अनुभव का क्या है, पहला दिन है तो वही चीज़ है, मैं कहूँगा कि नर्वस था। ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं आ रहा, बस एक्सप्लेन नहीं नर्वस कर। थे या उत्सुकता ज्यादा थी? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। कल से रिजल्ट अच्छा मिलेगा। एक्चुअल में वो एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो रही है थोड़ा सा, बस उतना है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। सतीश, आपका अनुभव क्या है? सर मैं पहले अटेम्प्ट में मैं इसको दे रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको और बेहतरीन करने का प्रयास करूँगा और जो गलतियाँ उसको फिर सुधारने का प्रयास करूँगा। जो हमारे अंदर डर थी, आज हमको लग रहा है कि आज खत्म हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। सर हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे ऐसे बेहतर प्रदर्शन करें। जी सर, मुझे भी अच्छा लगा इस ग्रुप डिस्कशन में, लेकिन ठीक है, आगे से हम और भी प्रयास अच्छा करें। हमें भी इस मतलब अच्छा लगा यहाँ पे आके। अब आगे हम लोग इससे अच्छा प्रयास करने की कोशिश करेंगे। अच्छा ले लो। ठीक है साथियों, अब हम सबके इस ग्रुप डिस्कशन को समाप्त करने का समय हो गया है। हाँ पूछिए। वही था सर कि क्या नेपाली को या बोली के अंदर माना जाए या नहीं माना जाए? बिल्कुल माना जाना चाहिए। आजकल नई किताबें आ गई हैं जिसमें मत आवे, जैसे कि नेपाली की जब हम बात करते हैं, साथियों एक प्रश्न है, नेपाली को बोली माना जाए या ना माना जाए? नेपाली को हम आप देखते होंगे कई किताबों में मिलता होगा, इसको जो है हिमाचली नाम दे देता है, ठीक ना। साथ ही साथ इसको मलयालवी नाम दे देता है, इससे भ्रम पैदा होता है। निस्संदेह नेपाली एक बोली है और इसको बोली माना जाना चाहिए। अभी क्या है, कुछ ऐसे नए राइटर्स आ गए ना जो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कई तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं कि मैं कुछ नया दे दूंगा तो लोग मुझे, मेरे पे लोगों का ध्यान जाएगा। तो निस्संदेह आप बोली मान सकते हैं, और बोली में इसका है स्थान है 18 बोलियों में। डॉक्टर नगेंद्र का मानना ये है कि नेपाल एक अलग देश है, वहाँ की भाषा है, तो उसे यहाँ प्रयोग करने में कोई दिक्कत होती होगी। और चूंकि डॉक्टर नगेंद्र एथेंटिक बुक लिखे हिंदी साहित्य का इतिहास 1973। बिल्कुल निस्संदेह नेपाल एक देश है, तो हम नेपाली भाषा का प्रयोग करें तो इससे दिक्कत होगी, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि हिंदुस्तान एक देश है, हिंदुस्तान के 18 जो आपने देखा, हिंदुस्तान की जो 18 हिंदी की मुख्य बोलियां हैं, इनमें एक भोजपुरी बोली है। आपने एक नाम सुना होगा मॉरिशस, मॉरिशस की राष्ट्रभाषा भोजपुरी है। तो क्या हमें कोई दिक्कत है या उन्हें कोई दिक्कत है? ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेपाली उसका मूल नाम है। दूसरी बात, जब हम आर्यावर्त की बात करते हैं, जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं, तो नेपाल हमसे कहाँ कितना अलग है। नेपाल की सीमाएं भारत की सीमाएं टच होती हैं। नेपाल के लोगों में, भारत के लोगों में आने जाने में किसी वीजा की आवश्यकता है, किसी परमिशन की आवश्यकता है। सुबह उठे शाम को टहल के आ गए, तो हम लोग इतने क्लोज हैं कि हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारत और नेपाल कहीं अलग समझने की आवश्यकता नहीं है। और फिर नेपाल नहीं है, ये नेपाली है, ये केवल एक बोली का नाम है, इसको नेपाल से न जोड़ा जाए। ये हमारे पहाड़ी क्षेत्रों की, पहाड़ी हिंदी की एक बोली है जिसको नेपाली नाम दिया गया है केवल। हाँ, तो साथियों अब यहीं क्लोज करना है, फिर अगली क्लास में हम आएंगे और बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। अगर विद्यार्थी जवाब न दे पाए तो विद्यार्थी का दोष नहीं होता है, शिक्षक का दोष होता है। और मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि कुछ मेरी कमियां रही होंगी जिसके कारण मेरे विद्यार्थी आज बहुत सही से जवाब नहीं दे पाए।
लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छा लगा। पहली बात तो ये लोग बड़े डर डर के आए ही हैं, बड़े मुश्किल से आए हैं, ये लोग पकड़ पकड़ के ले आए गए हैं। अगर एकदम सामान्य शब्दों में कहा जाए, पकड़ पकड़ के ले आए गए, जबरदस्ती ले आए गए, क्योंकि ये लोग कैमरा फेस करने से डर रहे हैं, ये अपनी बात लोगों तक पहुंचाने से डर रहे हैं। जबकि मैं चाहता हूं कि इतिहास बदलेगा, आजमगढ़ की पहचान बदलना है, आजमगढ़ की वो गरिमा हमें पुनः स्थापित करना है, जो ऋषियों मुनियों की धरती के रूप में जो दुनिया में अपनी आवाज़ को पहुंचाते रहे हैं, अपने ज्ञान को पहुंचाते रहे हैं। इसीलिए हमारे चैनल का नाम भी शिक्षित आजमगढ़ है। और शिक्षित आजमगढ़ चैनल का एक उद्देश्य है, हमारा एक संकल्प है कि हम आजमगढ़ के इस मिट्टी से, आजमगढ़ की इस धरा से, इस बलिदानी धरा से दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे। और इसमें हमारा एक पहला कदम है, अभी तो हमने शुरुआत किया है, लड़ाई अभी बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को देता हूँ शुभ दिन की विदा, और लेता हूँ आप सभी से पुनः अभी फिलहाल चलने की आज्ञा, और आगे फिर से हम लोग मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय हिंद।